नमस्ते। साथियों, आज मेरे साथ मेधा पाटकर जी को मैंने आग्रह किया था, क्योंकि सरदार सरोवर डैम के बारे में हम सब लोग जब बहुत शुरू से मतलब छात्र जीवन से ही सुनते आ रहे हैं कि भाई सरदार सरोवर डैम बन रहा है। एक पक्ष का सरकार का जो पक्ष है और अभी वो है कि उससे बड़ा उन्नति होगी, बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ जब बड़े हुए तो ये भी समझ में आने लगा कि जो वहाँ के लोग रहते थे, जो मूल रूप से जिनकी ज़मीन थी, जिनके जिनके जगह पे उनको हटा के उस सरोवर को बनाया गया, उसमें क्या फ़ायदा हुआ इसकी तो गिनती नहीं है, लेकिन उसके नुकसान क्या हुए ये हम सबको समझ में आ रहा है। इसमें से ब आज मेरे साथ मेधा जी से मैंने आग्रह किया था कि कुछ ऐसे लोगों को भी साथ अगर आप जोड़ लेंगे, जिन जो डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी हैं। मेरे साथ बहुत से ऐसे हैं, मैं मेधा जी से आग्रह करूँगा कि थोड़ा उनके बारे में बता दें। मध्य प्रदेश के कुछ लोग हैं, महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं और गुजरात के हैं। मैं एक थोड़ा बैकग्राउंड भी आग्रह करूँगा मेधा जी आप बता दीजिए, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है सरदार सरोवर, ओह! गुजरात का कोई मामला है। लेकिन गुजरात नहीं, इस सरदार सरोवर डैम से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी अफेक्टेड है। अ, उसमें भी कुछ चीज़ें थी कि बहुत अच्छा होगा, बिजली मिलेगी, कॉम्प मतलब जो जिनके गाँव डूबे हैं, उनको क्या-क्या मिलेगा। लेकिन एक छोटा-सा बैकग्राउंड मेधा जी और जो अपने साथी आज जुड़ रहे हैं, उनका भी एक बहुत ब्रीफली लोगों को बता दीजिएगा, फिर हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेधा जी। नमस्कार, धन्यवाद आनंद वर्धन जी, हम सब लोगों के साथ ये संवाद करने के लिए। जो सरदार सरोवर है वो नर्मदा घाटी में 30 बड़े, 135 मझौले और 3000 छोटे, छोटों को तो दुर्लक्षित करके, लेकिन ये 165 बांधों को आगे बढ़ाने वाली योजना थी। लेकिन उसमें सरदार सरोवर और इंदिरा सागर 2 सबसे महाकाय परियोजना रही है। और इन परियोजनाओं को मंजूरियां तो दे दी, पर सशर्त मंजूरी दी, जिन शर्तों का पालन आज तक पूरा नहीं हुआ है। और विश्व बैंक ने भी इस बांध का पैसा रोक दिया जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बड़े पैनल के द्वारा इसका अभ्यास करते हुए कहा कि ये बहुत हानिकारक है और ये पुनर्वास भी तभी कर पाएंगे जब ये अनएक्सेप्टेबल मीन्स, मतलब जो समर्थनीय नहीं है, ऐसे साधनों का, ऐसे मार्ग का अवलंब करेंगे। तो 38 साल से इस बांध पर संघर्ष चला है, अन्य बांधों पर भी संघर्ष चला है, आज भी जारी है। सरदार सरोवर में 38 सालों में हमने बहुत सारा पाया है। आज तक करीबन 50,000 परिवारों का पुनर्वास 3 राज्यों को मिलकर हुआ है। पर जो बचे हैं उनके लिए हम लोग संघर्ष जारी रखे हैं, जिसमें किसान है, मजदूर है, भूमिहीन है। हम सभी के लिए आग्रह करते करते, हक लेते लेते आगे बढ़े हैं। लेकिन इस साल जो भयावह स्थिति पैदा हुई है उसमें सरकार के झूठेपन की पोल खोल हुई है। मैं इसलिए हमारे विस्थापितों में से मध्य प्रदेश के 3 लोगों को जोड़ रही हूँ। एक है महेंद्र मंडलोई, महेंद्र तोमर भी, और दूसरे हैं कैलाश यादव जी। आप जरा जिंदाबाद करो तो आपके पहचान सबकी हो जाएगी, कैलाश भाई। और कैलाश भाई के बाजू में बैठी है हमारी कमला यादव जी। ये सब सालों से कार्यरत, करीबन पूर्णकालीन ऐसे भाई बहन कार्यकर्ता है। और हमारे साथ नूरजी वसावे महाराष्ट्र से जुड़ने वाले हैं, अगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो जुड़ेंगे जरूर। लेकिन हमारे साथ आज विशेष जुड़े हैं आनंद माजगांवकर जी, जो गुजरात में सतत सक्रिय है। नर्मदा के बांध के नीचे वास में, जो गुजरात का ही हिस्सा है 151 किलोमीटर का, वहां आदिवासियों के साथ, मछुआरों के साथ, वहां के पूरे नीचे वास के गांव के साथ ये कायम जुड़े हैं और गुजरात के विविध विकास के मुद्दों पर इनका बड़ा अभ्यास है, लेखन है, और सरदार सरोवर की भी पूरी हकीकत वो जानते हैं। तो हम लोग अभी आपको ही आग्रह करते हैं कि आप आपके सवाल शुरू करें, और एक एक व्यक्ति हमारे 3-3, 4-4 मिनट बोलेंगे। आनंद भाई कुछ ज्यादा समय ले लेंगे और फिर मैं सब मुद्दों को एकत्रित करके आपके सवालों का जवाब भी दूँ। धन्यवाद। मेरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नूर जी को मैं हम लोग किसी और दिन इसलिए कर लें कि ये लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ महाराष्ट्र स्पेसिफिक एक दिन और हम लोग कर लेंगे, जिससे दो दो भाग में हो जाए। मेरा जी, मुझे दो तीन प्रश्न हैं छोटे छोटे। एक तो जो कमला जी कह रही हैं कि प्रधान, जो मेरी समझ में आया कि
कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है, 5 सितंबर से वाटर लेवल बढ़ना शुरू हुआ, बांध में पानी रोका गया और वो इसलिए रोका गया कि उस दिन जब वो आए तो उनको भरा-भरा जलाशय मिले। और उसके बाद बिना किसी वार्निंग के वो पानी एकदम से छोड़ा गया, जिससे जो कमला जी कह रही हैं कि वो स्थिति बनी, लोगों के घर में पानी घुस गया और लोगों को और मवेशियों को इस समय खाने-पीने की भी दिक्कत है। मुझे 2 चीज़ें, पहले तो मैं बाँध तोड़ने की बात पे बाद में आऊँगा पहले। एक तो मेरा जी ये बताइए, पानी का लेवल जो ये कह रहे हैं ना कि 138 मीटर फिर 142 मीटर, ये तो साइंटिफिक होता होगा, कोई तो इस पे बात होती होगी कि भाई अब इसको बढ़ाया जाए, कितना बढ़ाया जाए। दूसरा, ये पानी छोड़ने का भी तो कोई मैनेजमेंट होता होगा कि भाई इतने दिन में छोड़ेंगे, पहले लोगों को बताएँगे, अनाउंस करेंगे। मैं दोनों चीज़ों पे, पानी के लेवल का मैनेजमेंट और पानी छोड़ने का मैनेजमेंट, ज़रा इस पे भी आपसे एक टिप्पणी ले लूँ, फिर एक बड़े प्रश्न पे आऊँ। देखिए, ये अभी जो लोगों ने वर्णन किया है, उसके अलावा एक थोड़ा लीगल, कानूनी और वैज्ञानिक गहराई से देखना समझना जरूरी है। क्योंकि जब बांध की दीवार खड़ी होती है तो बांध की ऊंचाई ये पूर्ण जलाशय स्तर होता है, जो सरदार सरोवर के 138.68 मीटर है। लेकिन उसके ऊपर से बरसात में जब पानी बहता है तो वो बांध की ऊंचाई से भी ऊपर होता है और उसकी लेवल 141 मीटर से अधिक, ये नर्मदा ट्रिब्यूनल फैसले में ही लिखा हुआ है, यानी वो कानून है। और उस तक के खेत और मकान को भू अर्जित करना है, ये भी कानूनी मैंडेट है, बंधन कारक था। लेकिन इन्होंने बीच में एकदम गड़बड़ करते हुए, ये जो बांध के ऊपर से पानी बरसात में जाता है उसकी लेवल होती 141 मीटर से अधिक, और वहां तक जो इनको खेत और मकान एक्वायर करने थे, अर्जित करने थे, तो इन्होंने किसी एक साल बीच में 2006 के बाद एक खेल खेला और वो दोनों लेवल्स एक ही है ऐसा निर्णय घोषित किया और वहां तक के खेतों को और मकानों को अर्जित नहीं किया। जबकि 193 गांव मध्य प्रदेश के बुड़ित में है, डूब में है, 33 महाराष्ट्र के हैं और 19 केवल गुजरात के हैं। तो सबसे ज्यादा डूब क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा पहाड़ी होते हुए, आदिवासियों के गांव होते हुए, आगे का जो निमाड़ का हिस्सा माना जाता है वो बाकी मैदानी क्षेत्र है। और उस मैदानी क्षेत्र में इतना एक कुछ मीटर का फर्क भी बहुत बड़ा डूब में फर्क लाता है। तो ये इनकी लेवल की गड़बड़ी से कई सारे डूब के बाहर के खेत और मकान भी डूब में आए। दूसरी बात ये हुई कि जबकि पानी बांध से टकरा के वापस जाता है कुछ हिस्सा और वो ऊपर चढ़ता है, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बांध से थोड़ा दूर के गांव का होता है, लेकिन वो बैक वाटर लेवल का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये बैक वाटर लेवल भी 1984 में केंद्रीय जल आयोग ने, कानून ने जिनको अधिकार दिए उन्होंने लगाए थे, जिसमें बदल करके इन्होंने 2007 में एक नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, जो अंतरराज्य बॉडी है, उसका नियंत्रण होना है, लेकिन उनका ये काम नहीं था। पर उन्होंने एक सब कमिटी बनाई और ये रिपोर्ट लाया जून 2008 में। ये रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने गांव गांव की बैक वाटर लेवल 4-4 मीटर तक भी कम कर दी। इसके कारण पहले जो बैक वाटर लेवल्स लगे थे उसके अनुसार जो मकान भू अर्जित हो चुके थे, भू अर्जित होना मतलब मकान जो व्यक्ति का होता है वो सरकारी हो जाता है, लेकिन उनमें से 15,946 मकानों को यानी परिवारों को इन्होंने डूब से बाहर कर दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर हमने बहुत आवाज उठाई, हमने बहुत विरोध किया। इनमें से कईयों को घर प्लॉट दिया था, हजारों को, लेकिन घर प्लॉट पर घर बांधने के लिए जो 5,80,000 का अनुदान हमारे संघर्ष के द्वारा 2017 में मंजूर करवाया गया, वो न देते हुए इन्होंने छोड़ दिया। कईयों को प्लॉट भी न देते हुए छोड़ दिया, कईयों को अन्य पुनर्वास के लाभ नहीं दिए। इसके कारण ये लोग सब स्थलांतरित नहीं हो पाए, पुनर्वसित नहीं हो पाए, केवल विस्थापित हो गए। तो ये लोगों में से अभी हजारों हजारों लोगों के मकान
ध्वस्त हो गए हैं। और उस क्षेत्र में कुछ गांवों में ऐसी भी स्थिति दिखाई दी कि 1984 में जो लेवल लगाए थे वो भी गलत साबित हुए, उसके भी ऊपर पानी गया। आज ही हम सुबह बड़ा बड़दा नाम के मनावर तहसील के गांव में थे, जहां हमने ये चित्र दिखा। महेश्वर अहिल्याबाई होलकर जी का किला, और उस किले में इन्होंने लेवल लगाई ही नहीं थी, जबकि सामने किनारे का नावड़ा टोली गांव में लेवल लगाई थी, और उत्तर किनारे महेश्वर किले में, महेश्वर शहर में कोई लेवल नहीं लगाई थी। तो इसके कारण इस बार किले में भी डूब आई और बहुत सारा नुकसान हुआ। 2000 घर उस एक शहर के डूब में आए। ये एक लेवल का खेल बांध के अपस्ट्रीम में यानी ऊपरी क्षेत्र में हुआ, और इन्होंने ये लेवल का खेल खेलते हुए जिनको बाहर किया था उनको अब डूब में आने के कारण इनको पुनर्वसित करना पड़ेगा, हजारों एकड़ जमीन को भू अर्जित करना पड़ेगा। और ये सब कब होगा, कैसे होगा, जबकि इन्होंने एक भी पुनर्वास अधिकारी अभी जगह पर रखा नहीं है, पद रिक्त रखे हैं। कारोबार अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम को सौंप दिया है, जिनके पास समय नहीं है, जिनको पूरी जानकारी नहीं है। और तो और शिकायत निवारण प्राधिकरण है, जो हमारे ही नर्मदा आंदोलन की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन 5 न्यायाधीश मध्य प्रदेश में होने थे, तो साल 1.5 साल तक एक भी नहीं रहा। कभी एक रहे, कभी 3 रहे, आज भी 3 ही न्यायाधीश काम कर रहे हैं, जहां 7000 अर्जियां प्रलंबित है। तो जो काम बाकी है, कई लोगों को 2019 में डूब से निकालकर टिन शेड में रखा, उनमें से 500-600 परिवार बाकी है। हम सब का मुद्दा उठाते गए। महेंद्र भाई यहाँ बैठे हैं, महेंद्र भाई के घर का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया, जबकि इनको घर प्लॉट दिया गया। कुछ ही लोगों को 5,80,000 दे दिया घर बांधने के लिए, लेकिन घर प्लॉट नहीं दिया। जो गड़बड़ियां इन्होंने की है, कईयों को अतिक्रमित जमीन दी है, कईयों को गुजरात में जमीन दी, उसमें फंसाया गया है। ये सब मुद्दे लेकर हम लोग संघर्ष जारी रखे, हमने कभी खत्म नहीं किया। और जो लोगों ने पाया है 5,414 फीट का एक का प्लॉट, वो केवल ट्रिब्यूनल का फैसला यानी कानून से नहीं आया। संघर्ष में जो नीति बढ़ती गई, आदेश आते गए, उससे भूमिहीन कुम्हार, केवट, मजदूर, मछुआरे, इन सबके अधिकार हमने लिए। पर मछुआरों की सोसाइटियां बनी, महाराष्ट्र ने तो संघ को भी मंजूर किया, मध्य प्रदेश ने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया। इस प्रकार से पुनर्वास में जो बाकी था उस पर करते करते आज एक बड़ी चुनौती आई है। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो दूसरा कारण बताता है। तीसरा कारण मैं कहूंगी, पहले जो मैक्सिमम वाटर लेवल का तय करना था वो उन्होंने दोनों एक कर दिया, ये बिल्कुल ही बचपना था। और दूसरा, इन्होंने बैक वाटर लेवल्स कम किए। ये सब किस लिए किया? इनको पुनर्वास पूरा हो चुका है, बैलेंस 0 है, ये बताना था, जिसके आधार पर इन्होंने हर साल का एनुअल रिपोर्ट निकाला नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का, और सुप्रीम कोर्ट में भी झूठे शपथ पत्र दाखिल किए। और जब हम लोग लड़ते रहे, पुनर्वास भी मांगते गए, तब भी ये कहते गए कि ये विकास विरोधी है, जो कि बिल्कुल एक फर्जी आरोप था। पर दूसरी बात ये आपने बिल्कुल सही बताई कि एक नदी घाटी में जब कैस्केड ऑफ डैम्स यानी एक बांध का सिलसिला खड़ा होता है, तो वो सीरीज ऑफ डैम्स का, एक डैम से पानी छोड़े दूसरे डैम में आए, तीसरे डैम में आए, इस पर जो रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग होता है वो बहुत महत्व की बात है। हमारा वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स का रिपोर्ट में आपको चाहिए तो बता दूंगी कि उस रिपोर्ट के आधार पर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि दुनिया में भी, फ्रांस की लॉयर नदी हो, ब्राजील की अमेजोन नदी हो, ऐसे नदियों में बहुत बड़े सवाल और चुनौतियां खड़ी हुई है, जो आज नर्मदा में भी हुई है। जबकि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ये अंतरराज्य अथॉरिटी, और हर राज्य की अपनी अपनी अथॉरिटी। महाराष्ट्र में नर्मदा विकास विभाग है, सरदार सरोवर निगम गुजरात में है, और नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश में है। इन तीनों और नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी जो केंद्रीय बॉडी है, इनकी जिम्मेदारी रही है रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग करना, लेकिन इसकी कोई क्षमता इनमें है नहीं।
संवेदना है नहीं, इसीलिए बरगी बांध से कुछ गेट खोलते हुए पानी छोड़ा गया, इंदिरा सागर से छोड़ा गया, ओंकारेश्वर से छोड़ा गया, और सरदार सरोवर में जैसा अभी कमला यादव और सबने कहा कि मध्य प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए जो लबालब भर के रखा, उससे घाटी का मरण दिन ही सामने आया। तो ये रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग सही नहीं होने के कारण न ये मुनादी दे सके, न ये डूब रोक सके। जबकि ये दावा किया जाता है कि बड़े बांधों से बाढ़ रुकती है, बाढ़ कंट्रोल में रहती है। बिल्कुल नहीं। अब आज क्लाइमेट चेंज की स्थिति में अतिवृष्टि कभी भी हो सकती है किसी भी साल, पर सरदार सरोवर ही नहीं, किसी भी बड़े बांध का नियोजन जो करना होता है, उसमें 100 साल की सबसे ज्यादा की बारिश आधार मानकर, निकष मानकर ही लेवल्स तय होती है। तो आज अतिवृष्टि, इसलिए ये आपदा प्रकृति निर्मित, ये कहना झूठ है, ये शासन निर्मित आपदा है। और जो गेट्स इन्होंने समारोह होने के बाद 6 मीटर तक खोले, वो अगर 1-2 दिन पहले से खोलते, 2-2 मीटर, 3-3 मीटर और उससे पानी जाता, तो गुजरात का भी नुकसान नहीं होता और मध्य प्रदेश का भी मैदानी गांवों का, पहाड़ी गांवों का नुकसान नहीं होता। लेकिन जो 18 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी इन्होंने छोड़ा, उससे गुजरात के तीर्थ तो 2013 से बर्बाद हो चुके हैं। जो नर्मदा किनारे हैं, जब परिक्रमा वासी जाते हैं और वहां फेरी डालकर वापस हमारे सामने किनारे आते हैं, तो वो हमको बताते हैं, बाप रे क्या हुआ है, तीर्थ भंगार हुए हैं। हमने खुद जाकर ये स्थिति आनंद भाई के साथ देखी है। हम लोगों का इतना ही कहना है कि 6000 मछुआरे तो पहले से ही बर्बाद होते आए हैं। कभी उनकी मछली ज्यादा आती है, कभी बिल्कुल नहीं आती है। पर इस बार भरूच जैसे शहर में जब 2-1 हजार घर डूबे हैं, अंकलेश्वर शहर में डूबे हैं, और मध्य प्रदेश, गुजरात में, तो आज 151 किलोमीटर का बांध के नीचे का गुजरात का हिस्सा भी भुगत रहा है। तो ये सब जो खेल हुआ है, एक ही बात मैं आपको कहूँ कि 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने एक नियमावली घोषित की है कि बरसात के पानी को देखते हुए हर जलाशय भारत का 31 जुलाई तक 50% खाली रखना चाहिए और 31 अगस्त तक 23% खाली रखना चाहिए। 30 सितंबर को ही जलाशय लबालब भर सकते हैं, लेकिन इसका भी पालन नर्मदा घाटी में नहीं हुआ। महाराष्ट्र में, कर्नाटक के बीच अलामट्टी डैम है, वहां नहीं हुआ, तो हम लोग कायम आक्रोशित रहे। और ये जो इन्होंने झूठे लेवल्स लगाए, उसके बारे में हमारे आक्रोश के बाद एक नई कमेटी बनाकर उन्होंने इसी पर सिक्का लगाया। आज कोई अधिकारी नकार नहीं रहा है कि ये लेवल्स, उनके नए बैक वाटर लेवल्स गलत साबित हुए हैं। पुराने लेवल्स की भी जांच होनी चाहिए, पर अधिकांश पुराने लेवल्स को ही मंजूर करना चाहिए। आज हम लोग जो मांग कर रहे हैं, वो आपको आपके सवाल के आधार पर मैं आगे बताती हूँ कि हमारी क्या चर्चा सरकार के साथ हुई है और आज क्या चित्र दिख रहा है। जी। अच्छा मेधा जी, मैं ये चाहूंगा कि इस एपिसोड को यहाँ खत्म करें। अब जो हम रिकॉर्ड करें उसको अगले एपिसोड जैसा दिखाएं, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग फिर आते नहीं है। तो मुझे लगता नहीं, है कि मैं केवल इतना ही कहूंगी कि रिकॉर्ड आज नहीं, तक, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड नहीं, रिकॉर्ड अभी कर ले रहे हैं, लेकिन उसको हाँ, मैं 2 बार में दिखाऊं। रिकॉर्ड अभी कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको 2 बार में दिखाऊंगा, जिससे थोड़ा लंबा ना लगे ऑडियंस के क्योंकि हिसाब आज की ताजा स्थिति थोड़ी सी और से। हाँ बताना, हाँ, नहीं नहीं, जो इन मेरा लोगों ने मैं सिर्फ ये बताई है, कह रहा हूँ कि उसको 2 वो हिस्से में अभी कर देंगे। अभी समाज में जाना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है। मैं तो मैं 2-3 मिनट इस पे बोलना चाहूंगी, अगर आपकी हाँ, नहीं नहीं, तो मंजूरी आप उसमें नहीं नहीं, आप नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे, मेरे बहुत से प्रश्न हैं, एक नहीं। तो एक अभी आप 2-3-4 मिनट है। में लाभ करके हानि कंक्लूड। पर भी अपने को बोलना जरूरी है। जी जी। नहीं, मेरा कहना यह है कि मेरा अभी पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि इस तरह का हो रहा है। उसके तरह लिए बहुत लंबा वीडियो लोग नहीं देखते हैं। तो ठीक है, ठीक मुझे है। मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 मिनट में बात खत्म करें। उसके बाद हम लोग महाराष्ट्र और बड़े बांध को तोड़ने की बात, जो सरकार में जो इसके लिए दोषी है उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा है। डबल इंजन जो है वो उल्टा काम कर रहा है। डबल इंजन, मोदी जी कहते हैं कि इससे तेज भागेगा, तो ये तो लोगों को कुचलता हुआ तेज भाग रहा है। उस पे हम लोग एक और, मतलब इसका भाग 2 कर लेंगे, इस तरह से मैं कह रहा हूँ उसको एक लाभ दिन हानि के। की बात भी करेंगे। जी जी जी।
तो आप इसको कंक्लूड करिएगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। जी जी बताइए। तो आज ये शासन निर्मित आपदा से जो हजारों परिवार बर्बाद किए गए हैं, उसके लिए दोष कौन है, किसको देंगे? ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे कि हम अर्बन नक्सल हैं, हम गुजरात का विकास रोकने वाले हैं, इन्होंने विकास के नाम पर विनाश लाया है। और इसीलिए हम आगे भी पुनर्वास तो पाने के लिए राहत नहीं केवल लड़ेंगे ही, पर इस साल की डूब से दलित और आदिवासियों पर तो अत्याचार ही कहना चाहिए वो हुए हैं, और जो विनाश हुआ है उसके लिए दोषी करार करना भी जरूरी है। जी।